मैं दुबई के मसाज पार्लर पर काम करती थी। रोज कई अरबी शेफ आकर अपना मसाज करवाते और अगर मैं उनको खुश कर देती तो हजारों रियाल लेकर जाते। एक रोज वहाँ एक शख्स आ गया। उसे तो देखकर ही मेरी जान निकल रही थी। मुझे देखकर उसने एक हफ्ते के लिए अपने घर में बुक कर लिया। मजबूरन मुझे उसके घर जाना पड़ा। वो कालाक्षी रात के 1 बजे टॉवल लपेटकर बोला के तेल लेकर मेरी मेरी तो चीखें निकल गई। मसाज सेंटर में ग्राहकों का बेहद रश था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि ऐसा भी कोई काम होता होगा कि लड़कियां मसाज करती हों। हमारे मुल्क में अक्सर ही आदमी लोहे की एक स्टैंड में चंद एक तेल की शीशियां लटकाए बस स्टैंड और चौराहों पर घूमता था। और अगर किसी को मालिश करवानी होती थी तो उससे करवा लिया करता था। मगर दुबई में यहाँ पर बाकायदा तौर पर मसाज सेंटर कायम है। मगर एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि यहाँ पर अरबी औरतें काम नहीं करती थी, न ही दुबई की मकामी औरतें काम करती थी, बल्कि यहाँ पर मसाज सेंटर को चलाने के लिए हमेशा बाहर के मुल्कों से लड़कियों को बुलवाया जाता था और उन्हें मुफ्त में वीजा दिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी टिकट के पैसे भी सेंटर वाले खुद दे रहे थे। उन लड़कियों को हर किस्म की सहूलियत दी जाती थी, रिहाइश भी दी जाती और उनका खाना पीना भी होता था। इसके अलावा एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी होता था। ये काम मुझे पहले चंद दिनों में बहुत आसान लग रहा था क्योंकि मैं इस काम के असल मकसद से नावाकिफ थी। मुझे भी इन कंपनी वालों ने इन तमाम सहूलियात को मुहैया करने के बाद ही बुलाया था। मैं बेहद गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरा बड़ा भाई एक हादसे में मजबूर हो गया था। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी और वो दिन रात अपनी चारपाई पर पड़ा रहता था। इसके अलावा वह मजबूर होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जब अबू के इंतकाल को कई साल गुजर चुके थे, जिसके बाद मेरे भाई ने छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और वही तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर रहा था। जब खुदा को कुछ और ही मंजूर था, हम पर आजमाइश आई जिसने मेरे भाई को मजबूर बना दिया और अच्छे खासे सहल तरीके से गुजरता हुआ वक्त हमारे लिए मुश्किल तरीन बन गया। ठीक है, भाई की मजदूरी के बाद हम छोटी 3 बहनों की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने अपनी नज़र गंवाने के बावजूद सिलाई मशीन का काम एक बार फिर से संभाल लिया। हालांकि उससे हमारी गुजर बसर हो ही जाती, लेकिन भाई की महंगी दवाइयाँ और उनके लिए अच्छी खुराक का इंतजाम नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मैंने दर दर अपनी ड्यूटियाँ गुजारना शुरू कर दी और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। मगर अच्छी नौकरी तो एक तरफ मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि एक दिन अचानक अखबार में नौकरी के ऐड पर मेरी नज़र पड़ी। मैं जानती थी कोई फायदा नहीं, फिर भी मैंने वहाँ बताया कि नंबर पे अपनी डिटेल भेज दी। मैं उसका कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले भी कई अखबारों में इसी किस्म के ऐड देखने के बाद अपनी सीवी भेज चुकी थी, मगर मुझे कभी भी पजीराई नहीं मिली थी। मैं हमेशा मायूस हो जाती थी। मैंने मोबाइल को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले दिन मैं देखकर हैरान रह गई कि मैंने जिस नंबर पर अपनी डिटेल भेजी थी उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए थे। मैंने पेचीदगी से तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मुझे अभी ये सब फ्रॉड लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग रकम का मुतालबा करेंगे और फिर जब मैं रकम नहीं दूंगी तो ये लोग मेरा पीछा खुद ही छोड़ देंगे। मगर ऐसा नहीं था। मेरी तमाम डिटेल्स लेने के बावजूद उन्होंने एक बार फिर से मुझे पूछा क्या मैं वाकई दुबई का मसाज सेंटर में जॉब करने के लिए संजीदा हूँ, जिस पर मैंने संजीदा होकर जवाब दिया और फिर डरते डरते मैंने उनसे कह दिया तुम्हें पैसे देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं टिकट और वीज़ा वगैरह के पैसे कहाँ से लाऊंगी। इस पर तसल्ली दी गई कि वो लोग उसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बल्कि जैसे ही मैं दुबई में ऐड के साथ सेटअप पर अपने पहले दिन का काम करूंगी, वो लोग मुझे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे। ये सब देखकर तो मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, जैसे मेरे जज्बात के साथ खेला है। मगर कुछ दिनों में वाकई मुझे एक कोरियर मिला जिसमें मेरे दुबई जाने के इंतजामात के तमाम कागजात थे। उन्होंने मुझसे बस मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स ली थी जो मैंने उन्हें सेंड कर दी थी और इसके बाद मुझे सब कुछ मिल रहा था। और उसके बाद साथ ही 3 महीने बाद मेरी टिकट थी। मैं चीखते हुए कमरे की जाने भागी और सबसे
पहले अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी उस वक्त भाई के पास ही बैठी हुई थी और उन्हें खाना खिला रही थी। भाई बहुत गुस्सा करने लगे थे और काफी ज्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे। मैंने अम्मी को इस बात के बारे में बताया था। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो अकेली और जवान जहान लड़की को किसी तौर पर भी इस तरह दूर प्रदेश में नहीं भेजना चाहती थी, मगर मैं जान गई थी कि मुझे ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने अम्मी को हर मुमकिन तौर पर मनाने की कोशिश करना शुरू कर दी और फिर कुछ वक्त बाद अम्मी मान गई। शायद वो भी अपने बेटे को इस तरह मजदूरी की जिंदगी गुजारते हुए देखकर तंग आ चुकी थी। मगर असल बात क्या थी, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी की ना अचानक हाँ में कैसे बदल गई, मगर मेरे लिए खुश आइन बात थी। इसलिए मैंने वजह पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी अपने दुबई जाने की तैयारी करने शुरू कर दी। मेरे पास चंद पुराने कपड़े ही थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तभी अम्मी ने सोने की इकलौती चेन, जो उन्हें बेहद अजीज थी, अब्बा ने उन्हें मुंह दिखाई में दी। ये तोहफा दिया था कि हमारी जिंदगी में कितनी भी कड़े हालात आए थे, अम्मी ने चेन को नहीं बेचा था, मगर अब मेरी अम्मी बखूबी चेन को बेचने के लिए भी तैयार थी। मैंने अपनी अम्मी की कुर्बानी को कभी भी जाया नहीं होना देना चाहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि दुबई के मसाज सेंटर में जैसे भी हालात पेश आए, मैं वहाँ दिल लगाकर काम करूँगी और इतना कमाऊँगी कि मेरी छोटी बहनों का मुस्तकबिल संवर जाए। इसके साथ साथ ही मैं अपने भाई को इस काबिल बना दूँगी कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर खाए, तब भी उसके पास कम न पड़े। मैं अपनी बहनों के साथ साथ अपने भाई की बैसाखी बनना चाहती थी और अपनी अम्मी को बेहद सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी। इसलिए कुछ जोड़े कपड़ों के औले और बेहद ज़रूरी अशिया लेकर मैं दुबई आ गई। पहुंचने के अगले ही दिन ही मुझे सेंटर बुला लिया गया, जहां पर मुझे मेरा काम समझाया गया। जैसे ही मैंने अपने पहले दिन का काम किया तो मेरे अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफर कर दी गई। ये रकम मेरी सोच से भी ज्यादा थी। मैंने वो तमाम रकम अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और कहा, भाई का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा कीजिए। मुझे भी सुकून था कि मेहनत के पैसे वसूल हो चुके हैं, इसलिए अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मगर एक दिन जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक शख्स का मसाज कर रही थी जब अचानक उसने अपना रुख बदलते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। उसने उस वक्त शर्ट उतार रखी थी और मेरे हाथ तेल से भरे हुए थे। ये जैतून का तेल था, जिसमें चंद एक जड़ी बूटियों का तेल शामिल किया जाता था और यहाँ पर आने वाले अमीर मर्दों को लगाया जाता था। इस मसाज के लिए वो कितने पैसे पे करते थे, इस बात का मुझे इल्म नहीं था और ना ही मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी थी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे मेरी मेहनत का फल पूरा मिल रहा है। मैंने अम्मी को नहीं बताया था कि मसाज सेंटर में जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस बात को अपने दिल से बहुत ज्यादा लगा लेंगी और मेरे भाई की गैरत पर भी ये ताजियाना होगा। मैंने उन्हें इतना ही कहा था कि मैं सफाई का काम करती हूँ, जिस पर मेरी अम्मी ने दुखी दिल से रोते हुए कहा था, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल कट गया और मैंने कहा था, नहीं अम्मा, यहाँ पर सफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि सब कुछ साफ होता है। एक बार हल्का सा झाड़ू लगाकर मैं सारा दिन फारिग होती हूँ। बस अपनी ड्यूटी के घंटे मुझे यहाँ पर गुजारने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल तो हो तो मैं संभालूं। इसके अलावा यह काम कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन ना लें। लेकिन मेरी माँ का दिल बेचैन और दुखी हो गया था। अगर उन्हें पता चलता कि मैं मसाज सेंटर में गैर मर्दों का मसाज करती हूँ तो न जाने उन्हें कितनी तकलीफ होती और वह मुझे हर किसी यहाँ पर नहीं रहने देती, फौरन वापस बुला लेती। जबकि मैंने उन्हें बताया भी नहीं कि कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब मुझे हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था। उन्होंने मुझे तमाम किस्म की सहूलियत दी थी। अगर मुझे इमरजेंसी अपने घर जाना पड़ता तब भी यह कंपनी जिम्मेदार थी कि वह मुझे टिकट करवा देते थे। उन्होंने बस एक ही डिमांड रखी थी कि वो मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस 2 सालों के दौरान मैं उनके कस्टमर की हर तरह से खुश करूंगी और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कस्टमर चाहे कुछ भी करें, मैं किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल न देने की पाबंद हूँ। उस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मैं एक गैर मर्द के बरन्ना सीने पर गिरी हुई थी और गहरे सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने चेहरा उठाकर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों पर खबासत
छाई हुई थी। न जाने क्यों, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी और मुझे उस आदमी से भी डर लग रहा था। मैं झटका खाकर उठी और उससे दूर हो गई और सांस बहाल करने लगी, जबकि वो शख्स मुस्कुराते हुए उठा और एक बार फिर से उसने मुझे बाजू पकड़ के बेड पर गिरा दिया और मुझ पर हावी होता गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंटर में बने हुए तमाम कमरे साउंड प्रूफ थे। यहाँ से आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। मैं चाहते हुए भी अपनी इज्जत की चादर को मैला होने से नहीं बचा पाई थी। अलबत्ता जब वो अरबी मुझे खूब इस्तेमाल करने के बाद मुझसे दूर हो गया, तो मैंने तकलीफ की शिद्दत से रोते बिलखते हुए उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे। उसने मुझे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के दौरान ही उसकी आंखों में खबासत एक बार फिर मुझे नजर आ गई थी। पानी पिलाने के बाद उसने एक बार फिर से मुझे सीधा किया और मुझे अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरी आंखों से भर भर कर आंसू बह रहे थे, मगर अब की बार मैंने पहले की तरह शोर नहीं मचाया था, बल्कि खामोशी से अपने साथ होता हुआ ये सब कुछ देख रही थी। और जब वो अरबी शख्स अच्छी तरह से मुझे पमाल करने और अपनी हवस मिटाने के बाद चला गया, तो मैं उठकर वॉशरूम गई और फौरन ही मसाज सेंटर के ओनर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिया और रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की से बॉस से मुलाकात करवाने के लिए कहा। मेरे चेहरे की तकलीफ देखकर ही वो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। वो लड़की भी बाहर से आई थी और बॉस के साथ मीटिंग्स वगैरह अरेंज किया करती थी। उसका इतना ही काम था, इसके अलावा कोई और काम भी शायद करती हो, मगर उसके बारे में मुझे पता नहीं था। उस लड़की ने जल्दी से बॉस को कॉल की और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बॉस ने फौरन मुझे अंदर बुला लिया। मैंने रोते हुए उसके सामने हर एक बात बता दी। तभी बॉस ने अफसोस करते हुए कहा, जो आपके साथ हो गया है उसे हम नहीं बदल सकते, मगर हमारी यही मजबूरी है कि हम किसी भी कस्टमर की डिमांड को रद्द नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी सहूलियत मुहैया की गई हैं, यहाँ तक कि आपके टिकट के पैसे भी हमने खुद भरे और आपसे जवाब में यही कुछ मांगा था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मगर अगर किसी कस्टमर को यहाँ पर मसाज करने वाली किसी लड़की की तलब हो जाए, तो वो उसे तलब पूरी करनी पड़ती है। हम आज से तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर्स को नाराज नहीं करना। और अगर तुम ये मुआहदा तोड़ना चाहो तो भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो और 2 साल के लिए हमारी पाबंद हो चुकी हो। इसीलिए रोने धोने की बजाय बेहतर यही है कि हमारे साथ ताउन करो और इस मसाज सेंटर को छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी लुट चुकी है, तो क्यों ना दौलत कमाई जाए। इसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अभी मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म नहीं हुआ था, मगर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर तकलीफ का शिकार हो चुकी थी कि मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज हो गई थी। मैं बेड पर गिरी और जल्द ही मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैं उठी और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर सो गई, क्योंकि मेरा काम पर जाने का कोई इरादा नहीं था और मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं फैमिली से मुलाकात का बहाना बनाकर जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, मगर अम्मी ने आगे से जो बात मुझे की उसने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे और फिर मैं यूनिफॉर्म पहनकर एक बार फिर से अपने कमरे में ड्यूटी पर मौजूद थी। बॉस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और मुझे शाबाश कहते हुए अपने केबिन में चले गए। और फिर इसके बाद वहां आने वाले कई मर्दों की तस्वीर का सामान बनती रही, मगर वो मुझसे अपनी तलब पूरी करने के बाद मुझे अपनी खासी बड़ी रकम देकर चले जाते थे और मसाज सेंटर वालों को भी वो मसाज करवाने पर जाने कितनी रकम ही अदा करते थे कि ऐसे किसी भी काम के बाद वो मुझे बड़ी रकम तोहफे के तौर पर ज़रूर देते थे। और अब मैं अपने ज़मीर को थपकियां दे देकर सुला चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर हराम की कमाई में मसरूफ हो गई थी। जब कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगता, मैं उसे थपकी देकर गहरी नींद सुला दिया करती थी। मैं तो अब इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब कोई मेरे जिस्म का खरीदार आए और मुझे पैसे देकर चला जाए। 1 साल के अंदर अंदर मैंने एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा कर ली थी और उसे भी दुगनी रकम अपने घर में भेज दी थी। पहली बार जब
मैंने अम्मा को फ़ोन किया था, तब मेरा इरादा वापस लौटने का था और उन्होंने कहा था कि एक कथित रकम के बदले में मेरा भाई ठीक हो सकता है और उसी चीज़ ने मेरे कदम यहाँ पर रोक दिए थे। मैंने अपनों के लिए अपनी इज्जत का सौदा किया था और जब अपनों के लिए अपनी कुर्बानी दे डाली थी, तो फिर मलाल कैसा। इसलिए तनदही से मैं अपने काम में मसरूफ थी। मैं बेहद खूबसूरत भी थी और खुद को बिल्कुल सजा संवार कर रखा करती थी। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रेसिंग करती थी, मगर इस तरीके से कि मेरे जिस्म की खूबसूरती और भी ज़्यादा अयां होती। अगर कोई मर्द मेरे पास मसाज कराने आता तो मेरे जिस्म को खरीदने का कोई इरादा ना भी होता, तब भी मुझे खरीद लेता था और इसी तरह मैं मर्दों के हाथों का खिलौना बनी अपने अकाउंट को पैसों से भरती जा रही थी। गुनाह सवाब का मेरे अंदर कोई फर्क नहीं रहा था। जब एक दिन एक अबची मेरे पास मसाज करवाने के लिए आया, उसकी जिसामत और कदों का मत बहुत बड़ा था। उसने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी और मेरे सामने लेट गया। न जाने क्यों मुझे उसकी तरफ जाते हुए भी कपकपी सी महसूस हो रही थी और मैं चाहती थी कि मेरी जगह उसका मसाज कोई और कर दे, मगर वो मेरे रूम में आया था, इसलिए ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका मसाज करती। मेरा बॉस मुझसे बेहद खुश था और उसने इस अरसे के दौरान मेरी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी और इसके साथ साथ ही वो मुझे वक्तन फ़वक्तन महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। मैंने अपने बॉस के साथ भी कई रातें गुजारी थी और उसके बदले में भी उससे खूब दौलत बटोरी थी। जिनकी इसी अंदाज में चलती जा रही थी। ये पहला मर्द था जिसने आकर मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। मेरे पास पहले जितने भी मर्द आए थे, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मुझे वो सभी न मर्द थे और मर्द यही था। बहरहाल वो सीधी तरफ से मसाज करवाने के बाद उल्टा लेट गया। मसाज के दौरान लोग मेरे मसाज की तारीफ किया करते थे, मगर वो बिल्कुल खामोश था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर जब उसने करवट बदली तो उसकी आंखों का रंग बहुत अजीब सा था। वो उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैंने शुक्र अदा किया, चलो शुक्र है इससे जान बच गई। मैं हरगिज भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसका मजबूत जिस्म और ताकत उसकी तरफ देखने ही महसूस हो रही थी और वही मुझे डरा रही थी। मगर अभी मैं खुलकर सांस भी नहीं लेने पाई थी कि काउंटर पर खड़ी हुई इंडियन लड़की मेरे कमरे में आई और मुझे बॉस का पैगाम दिया कि वो मुझे अपने केबिन में बुला रहे हैं। मैं मुस्कुराती हुई उनके केबिन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि ऐसे वक्त में वो मुझे बुलाते थे जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती थी। मगर जब मैं केबिन में गई तो उन्होंने मुझसे जो बात कही, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने फौरन ना में सर हिलाते हुए इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा, सोच लो, ये बंदा इस कदर अमीर है कि इसके साथ एक हफ्ता गुजारने के बदले तुम्हें इतनी दौलत मिल जाएगी कि तुम यहाँ दुबई में 2 फ्लैट खरीद सकती हो। इसकी बात सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उस वक्त भी इतनी दौलत इकट्ठी कर ली थी कि यहाँ पर एक फ्लैट खरीद सकती थी, मगर मैंने वो सब पाकिस्तान के लिए रख छोड़ा था। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं बहुत सारी दौलत जमा करके वापस चली जाऊंगी और अब पैसे जमा करने का मेरे पास एक अच्छा मौका आ गया था। मैं उस हबशी के साथ चली गई। उसने मुझे घर ले जाकर छोड़ा और फिर खुद कहीं चला गया। मैंने पूरा दिन मज़े से उसके घर में गुजारा था। मुझे उससे डर तो लग रहा था, मगर दौलत का नशा मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। और फिर अचानक ही रात के 1 बजे वो मेरे कमरे घुस आया। मैं जो ये सोच रही थी कि चलो हफ्ते का एक दिन सुकून से गुजर गया, अब डर गई। ऐसा लगता था जैसे वो नहाकर आया हो। उसके जिस्म पर टॉवल था। उसने तेल की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी और तेल मेरे हाथ में पकड़ा दिया और जबकि मैं बिल्कुल सुन सी होकर उसकी तरफ देखने लगी, वो मुझसे कुछ बोल रहा था, मगर मेरे जहन में एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा था। मैं बस एक टिक उसकी तरफ देखती जा रही थी जब उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे किसी कमरे में लेकर आया और सामने मुझे बेड की तरफ धकेल दिया, क्योंकि बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। देखने में काफ़ी बड़ी लग रही थी। तेल की बोतल मेरे हाथ में दे दी कि 1 हफ्ते तक तुम्हें इनकी बिल्कुल इसी तरीके से मालिश करनी है जैसे वो मसाज सेंटर में तुमने मेरे जिस्म की मालिश की थी, और अब अपने काम पर लग जाओ। मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इनाम बहुत अच्छा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैं पूरी तनदेही से अपना काम करने लगी। बूढ़ी औरत हबशी की माँ थी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका मसाज किया
तो उनकी जो भी बीमारी थी वो भी दूर हो गई। बीमारी की तफसील के बारे में मुझे नहीं बताया गया था अभी तक। मुझे बहुत से रियाल इनाम के तौर पर दे दिए गए थे और फिर मुझे समझाने लगा कि मैं उस मसाज सेंटर की जॉब छोड़ दूँ तो अपने वतन चली जाऊँ या फिर उसकी माँ की देखभाल करने लग जाऊँ। अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिला था और मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि मैंने उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र क्या दिया। उसने अपने पैसे के बलबूते पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया क्योंकि मैं उसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं अपना पहला काम बहुत ईमानदारी से कर रही थी और अभी ये काम ईमानदारी से किया था। हबशी ने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारी लड़कियां रखी थी मगर कोई भी उनकी ताकत पर पूरी नहीं उतरती थी। जब मैंने ईमानदारी से काम किया था जिसकी वजह से वो मुझसे बेहद खुश हुआ था और फिर मुझे अपने ही घर में रख लिया था। और अब तो मुझे अपने गुनाह पर भी नदामत महसूस होने लगी थी और मैं रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे नादिन होने से पहले ही मेरे लिए हिदायत का बंदोबस्त कर दिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश और खुर्रम हूँ। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया। अम्मा मुझे वापस बुलाती हैं लेकिन मैं वापस नहीं जाती क्योंकि हबशी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं चाहती हूँ कि जब तक इसकी माँ जिंदा है मैं इसकी खिदमत करती रहूँ। इसके बाद ही अपने वतन वापस जाऊँगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। लाज़मी आपका